ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां प्रदेश में जोरों पर हैं। ऐसे में शासन प्रशासन दोनों के ही नुमाइंदे सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपना सिक्का मजबूत करने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। 2012 विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के साथ है शासन प्रशासन पर। वहीं जिलों में इसकी जिम्मेदारी है जिला प्रशासन पर। इसलिए हर स्थिति से निपटने के लिए देहरादून के जिला अधिकारी दिलीप जावलकर अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में डटे हुए हैं। प्रदेश की ही तरह राजधानी दून में भी बड़ी संख्या में नेता नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। नामांकन में उमड़ी समर्थकों की भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत से प्रत्याशियों के समर्थक ऐसे हैं जो आचार संहिता तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारा पुलिस बल जो है वो पर्याप्त संख्या में यहाँ पर उपलब्ध है। उनका प्रशिक्षण दिया गया हुआ है और उनको आचार संहिता के संबंधित नियमों की जानकारी होनी आवश्यक होती है, ताकि लोगों को भी इनकन्वीनियंस ना हो और अभ्यर्थियों की भी कोई असमंजस वाली स्थिति न हो। तो यह कार्यवाही कर ली गई है और ये ऑलरेडी 4 दिन हो गए हैं नामांकन प्रक्रिया शुरू हुए। आज का और कल का दिन नामांकन होना है। ज़्यादातर नामांकन हमारे 9 तारीख को प्राप्त हुए हैं। अभी कल हो सकता है कि और कुछ नामांकन प्राप्त हो, इसके तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। देहरादून प्रदेश की राजधानी है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही खुफिया जानकारियों के लिए LIU और IB को तैनात किया गया है, जो शहर में होने वाली तमाम गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कचहरी के साथ ही कई महत्वपूर्ण जगहों पर खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं। कचहरी के परिसर में इसके तहत जो है धारा 144 लगाई गई हुई है और 100 मीटर के अंतर्गत किसी भी प्रत्याशी को 3 गाड़ी से अधिक गाड़ियां आने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। अगर कोई जुलूस में आता है तो जुलूस का उसको पहले परमिशन लेना आवश्यक है और उस जुलूस की जो है वीडियोग्राफी की जा रही है। बाकी पुलिस बल और बाकी हमारे निर्वाचन से संबंधित सभी कर्मचारीगण हैं, इन लोगों का प्रशिक्षण दिया गया है और नियमों के तहत आचार संहिता का पालन करते हुए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के दावे तो कर रहा है, पर प्रशासन के दावे हकीकत में कितना प्रभावी साबित होते हैं, यह तो चुनाव के बाद सामने आ ही जाएगा। सौभाग्य मिथिला के लिए उत्तराखंड देहरादून से गौरव पंत और सागर चांदना की रिपोर्ट। भाजपा प्रवक्ताओं ने पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार किया हुआ है। भाजपा नेता शमीम आलम ने कांग्रेस को निशाने पर रखते हुए मुस्लिम समाज को राजनीतिक शोषण करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी मुस्लिम समाज के हित में चिंता नहीं की। सच्चर आयोग की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट ने कहा है कि मुसलमान पिछड़ गया है, शिक्षा में पिछड़ गया है, रोजगार में पिछड़ गया है। तो सच्चर आयोग की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट कोई हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। ये कांग्रेस ने गठन किया और कांग्रेस के बनाए ये आयोग है, उनकी रिपोर्ट है और उनके अनुसार कांग्रेस ने जो 5 राज्यों में देखा कि चुनाव होने जा रहा है और 27% में से 4.5% कहती है कि हम मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे, और जबकि 27% ही में जो पिछड़े मुसलमान भाई थे, जो आर्थिक दृष्टि से रह गए थे, बेरोजगार थे, उनको 4.5% मिल रहा था, उसमें उससे भी ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन अल्पसंख्यक आरक्षण ये 6 धर्म 6 ग्रंथ का है और मुस्लिम समाज के हिस्से में 0.0 आया है, उससे भी कम आता है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पिछाड़ा है। उत्तराखंड विधानसभा 2012 का चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कराने में व्यस्त है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सभी भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराने कचहरी परिसर में पहुंच रहे हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि कितने गिनाएं। जख्म 1 नहीं 2 नहीं, सारा जिस्म है जख्मी। ये दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठूं।
ये जो हजूम आप देख रहे हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र का, ये अपने आप में एक तस्वीर है। जनता कितनी पीड़ित है, कितनी पीड़ित है इस भाजपा के शासन से, जनता कितनी पीड़ित है इस कुशासन से, जनता कितनी पीड़ित है इस भाजपा के उस विधायक से जो 30 वर्षों से सिर्फ उद्घाटन और समारोह में मेलों का उद्घाटन करने में व्यस्त है। उसको जनता के बारे में कुछ पता नहीं है। उसको यह नहीं पता कि यहाँ राशन कार्ड नहीं बन रहा, उसको यह नहीं पता विधवाओं को पेंशन नहीं बढ़ रही, उसको यह नहीं पता सड़कों की हालत क्या है। आखिरकार एनसीपी ने अपने 19 प्रत्याशियों की घोषणा कर ही दी। एनसीपी की इस लिस्ट पर तमाम सियासी दलों की निगाहें थी। हर किसी को इस लिस्ट का इंतजार ज्यादा था कि एनसीपी ने कहीं भाजपा और कांग्रेस के बागियों को तो मैदान में नहीं उतारा। इस मौके पर मौजूद एनसीपी के प्रदेश प्रभारी गोविंद राव आदिक ने कहा कि काफी सोच विचार कर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एनसीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से हमारी आज संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पूरे दिन भर चर्चा करके और जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे मुलाकात करके अंतिम निर्णय करके कैंडिडेट्स को अंतिम निर्णय लेके मंजूरी दी है। लोगों में बहुत अच्छे काम करने वाले पार्टी के जो लॉयलिस्ट लोग हैं वो सब शामिल हैं। बाकी और भी हम 40 तक के आंकड़ा हमारा जाएगा कल परसों तक, क्योंकि ये हिली एरिया में बर्फ़ गिरने के कारण बहुत सारे हमारे पहाड़ी इलाके से लोग आज यहाँ तक आ नहीं पाए, उनको यहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया। इसीलिए आज पूरा फैसला हम नहीं कर सके, लेकिन 2 रोज़ में फैसला हो जाएगा। राजधानी देहरादून में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में प्रत्याशी खड़े करेगी। पार्टी के राज्य प्रभारी दिनेश बजाज ने बताया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने जा रही है। साथ ही अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो सरकार जनता की होगी और जनता के लिए ही काम करेगी। ये सबसे मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार का। हम एक स्वच्छ सरकार जैसे ममता जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, तो स्वच्छ सरकार हम देना चाहते हैं जनता को, जो कि जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो, फॉर द पीपल टू द पीपल। और हम चाहते हैं इसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। घोषणा पत्र में एक तो जैसे मैंने बताया कि जिला परिषद जो आपके हैं सीमांत जिला परिषद, उनका गठन करना एक मुख्य बातें हैं। जो युवाओं का पलायन हो रहा है उसे रोकना, जैसे पंजी ने बताया अभी कि उन्हें भत्ता मिलना चाहिए, वो भत्ते की हमारी चेष्टा रहेगी। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं कि एक स्वच्छ सरकार हम पहले दे सकें। आज की इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30 और 9:30 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।